गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा मैं आज की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करूंगा। जो लास्ट लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ था, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। ठीक है, उसमें एक रिएक्शन का डिस्कशन अभी रह गया है, वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में शायद एक पार्ट मैं बता चुका हूं जिसको फिंकेल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा पार्ट डिस्कस करना है जिसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दो रिएक्शन आती हैं। एक तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इस रिएक्शन में करते क्या है, एल्काइल हैलाइड को यहाँ पे हैलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। हैलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। इसको ट्रीट करते हैं विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ट्रीट करते हैं, तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है और रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड। ये जो सोडियम हैलाइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये प्रेसिपिटेट आउट होता है। ये रिएक्शन बेसिकली सोडियम हैलाइड जो रिएक्टेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है और सोडियम हैलाइड जो प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, इनके सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के बिहाफ पे प्रोसीड करती है। ठीक है, तो अगर हम इनके सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन, सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन, तो ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। सोडियम आयोडाइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, सोडियम ब्रोमाइड उससे कम, सोडियम क्लोराइड उससे कम, सोडियम फ्लोराइड लीस्ट सॉल्युबल होगा। इसका मतलब है कि ये मोर सॉल्युबल है और इधर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लेस सॉल्युबल है, प्रोडक्ट लेस सॉल्युबल है। रिएक्टेंट मोर सॉल्युबल है, प्रोडक्ट लेस सॉल्युबल है। तो क्योंकि प्रोडक्ट लेस सॉल्युबल है इसलिए इसका प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये प्रेसिपिटेट आउट होगा और उसकी वजह से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है और उससे एल्काइल आयोडाइड की यील्ड बढ़ती। तो ये है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, जिसमें आपको ये याद रखना है SN2 मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी। इसका मतलब है कि जो कॉन्फ़िगरेशन एल्काइल हैलाइड का है उसका इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन एल्काइल आयोडाइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उसका होगा। तो यहाँ पे वॉल्डेन इन्वर्जन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड में, नंबर 2 स्वार्ट्स रिएक्शन।
स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, इसका डिटेल लिखो। स्वार्ट्स रिएक्शन का डिटेल लिखो। व्हेन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, when alkyl chloride or bromide, when alkyl chloride or bromide is treated with, when alkyl chloride or bromide, when alkyl chloride or bromide is treated with heavy metal fluoride, when alkyl chloride or bromide is treated with heavy metal fluoride, when alkyl chloride or bromide is treated with heavy metal fluoride such as, heavy metal fluoride such as silver fluoride, AgF, SbF3, COF3, etc., COF3, etc. Then the formation of substitution product, alkyl fluoride takes place. Then the formation of substitution product alkyl fluoride takes place. Then the formation of substitution product alkyl fluoride takes place. आगे लिखो, reaction best proceed through SN1 mechanism. Reaction best proceed through SN1 mechanism. Reaction best proceed through SN1 mechanism. देखो मैंने बोला कि रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड थ्रू SN1 मैकेनिज्म, मतलब इसके लिए फेवरेबल मैकेनिज्म SN1 है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ SN1 मैकेनिज्म ही यहाँ पे हमेशा ऑब्जर्व होगी, वो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे सब्सट्रेट का स्ट्रक्चर को भी आपको देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड थ्रू SN1 मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन, and driving factor of this reaction is the difference in solubility, and the driving factor for this reaction is the difference in solubility of metal halide involved. Difference in solubility of metal halide involved. And the driving factor for this reaction is the difference in solubility of metal halide involved. तो इसके लिए भी ड्राइविंग फैक्टर सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है, न कि न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो देखो, जैसे हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, हैलोजन हम यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन कंसिडर कर रहे हैं। इसको हमने ट्रीट किया हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ, AgF और SbF3 और COF3, ठीक है, इनके साथ ट्रीट कर रहे हैं इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन में इनको ट्रीट कर रहे हैं, तो बेस्ट मैकेनिज्म रिएक्शन के लिए यहाँ पे SN1 होगी। अब रिएक्शन में होगा क्या
ये हैलोजन हटेगा और हैलोजन की जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा, तो एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। और इधर अगर आपने सिल्वर फ्लोराइड यूज किया था तो सिल्वर हैलाइड बन जाएगा। अगर एंटीमनी फ्लोराइड यूज किया था तो एंटीमनी हैलाइड बन जाएगा। और अगर आपने कोबाल्ट फ्लोराइड यूज किया था तो कोबाल्ट हैलाइड बन जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट आउट होते, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रिमूव होते। ये यहाँ पे मोर सॉल्युबल है, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर हो गया, तो वाटर में जो सोल्यूट जितना ज्यादा आयनिक होगा उसकी सॉल्बिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो फ्लोराइड्स में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इन कंपेयर टू अदर हैलाइड्स। ये मोर सॉल्युबल है और ये लेस सॉल्युबल होगा। तो ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड हो गए। फिंकेलस्टीन रिएक्शन को एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है और स्वार्ट्स रिएक्शन को एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एनसीईआरटी निकालो बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन एनसीईआरटी से पहले देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। अरे पेज नंबर पहला चैप्टर में देख नहीं सकते हो? मेरे पास पुराना एडिशन है, उसमें चेंज हो सकता है। 289 पेज नंबर है ओल्ड एडिशन में। ओल्ड एडिशन में 289 पेज नंबर है। इससे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। तो एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। However, bromides and iodides develop color when exposed to light. जब ये सनलाइट के साथ एक्सपोज्ड होते हैं तो बोल रहा है कि ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। और ये कलर क्यों प्रोड्यूस करते हैं, उसके पीछे वजह ये होती है। देखो, जैसे एल्काइल आयोडाइड है, तो जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, मतलब यूवी लाइट के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, इसकी होमोलिसिस हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड बड़ा वीक बॉन्ड है यहाँ पे, कार्बन आयोडीन बॉन्ड। तो इसकी होमोलिसिस हो जाती है। होमोलिसिस के थ्रू यहाँ पे आर फ्री रेडिकल और आयोडीन फ्री रेडिकल बनता है, जो कपलिंग के थ्रू I2 बना लेता है। I2 एंड आर फ्री रेडिकल। अब ये आर फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये आर फ्री रेडिकल दूसरे आर फ्री रेडिकल से कंबाइन करके आर बना लेगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयोडीन जनरेट हुआ है और ये आयोडीन उसी सोल्यूशन में डिसॉल्व होकर के, ठीक है, वायलेट कलरेशन प्रोड्यूस करता है। आयोडीन उसी एल्काइल हैलाइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर के वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से वायलेट कलर वहां पे ऑब्जर्व होता है। इसी तरीके से अगर एल्काइल ब्रोमाइड है तो एल्काइल ब्रोमाइड भी सिमिलर तरीके से उसकी होमोलिसिस होगी और होमोलिसिस के थ्रू ब्रोमीन प्रोड्यूस होगा, जो कि
ऑरेंज कलर, सोल्यूशन के अंदर ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है, तो इसकी वजह से सोल्यूशन में ऑरेंज कलर प्रोड्यूस होता है। तो बोल रहे कि हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, मतलब ये प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, ज्यादातर एल्काइल हैलाइड प्लीजेंट स्मेलिंग है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि वैसे तो एल्काइल हैलाइड कलरलेस होते हैं, लेकिन जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, स्पेशली आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल ब्रोमाइड, तो उस कंडीशन में सोल्यूशन में कलर प्रोड्यूस होता है। और कलर क्यों प्रोड्यूस होता है उसकी वजह मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। और ये ज्यादातर कंपाउंड्स प्लीजेंट स्मेलिंग होते हैं। आगे देखो, बोल रहे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो गैसियस फॉर्म में कौन कौन मिलेगा? बोल रहा है कि मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल क्लोराइड है और क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये आपको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे। हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स, जो हायर मेंबर्स हैं वो या तो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। आगे बोला, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। कार्बन हैलोजन बॉन्ड में सफिशिएंट पोलर कैरेक्टर होगा, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल भी ज्यादातर आपको पोलर फॉर्म में मिलेंगे। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी as well as higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction, चाहे वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो या वॉन डर वाल्स फोर्सेस हो, ये हैलोजन डेरिवेटिव्स में स्ट्रॉन्गर होंगे। किसके कंपेयर में बात की जा रही है? ये बात की जा रही है हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में, जिससे वो फॉर्म हुआ है। इन कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड possess strong intermolecular forces। क्यों? क्योंकि एक तो इनका पोलर कैरेक्टर ज्यादा है और दूसरा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से वॉन डर वाल्स फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग है। The intermolecular forces of attraction are stronger in the halogen derivatives. That is why the boiling point of chlorides, bromides and iodides are considerably higher than those of the hydrocarbons of comparable molecular mass। तो अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि द अट्रैक्शंस गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल्स गेट बिगर इन साइज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। The pattern of variation of boiling points of different halides is depicted in figure 10.1। अब यहाँ पे आप देखो, मिथाइल हैलाइड के केस में ये रेड कलर से इन्होंने क्लोराइड को और ब्लू कलर से या वायलेट कलर से जो है ब्रोमाइड को और येलो कलर से आयोडाइड को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि 300 केल्विन, 300 केल्विन का मतलब हो गया रूम टेम्परेचर के आसपास का टेम्परेचर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बॉइलिंग पॉइंट किसका है? आयोडाइड का। ब्रोमाइड और क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम है। इसका मतलब ब्रोमाइड और क्लोराइड आपको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, जबकि आयोडाइड यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप देखो इथाइल हैलाइड में इथाइल क्लोराइड का टेम्परेचर इससे कम है, मतलब इथाइल क्लोराइड आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा। बाकी जो इथाइल ब्रोमाइड और आयोडाइड है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। और अगर हम प्रोपाइल हैलाइड की बात करें तो चाहे क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, सबके सब आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। बाकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप देखो तो उसमें और भी कई सारे फैक्ट्स आते हैं, तो एक बार जरा आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में पॉइंट वाइज आप नोट करते जाओ।
पॉइंट वाइज लिखो, लिखो। एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, alkyl halides are colorless when pure, alkyl halides are colorless when pure. However, alkyl halides are colorless when pure. However, alkyl bromide, however, alkyl bromide and iodide, however, alkyl bromide and iodide develop, however, alkyl bromide and iodide develop orange and violet color respectively, orange and violet color respectively, orange and violet color respectively when exposed to sunlight, when exposed to sunlight, when exposed to sunlight. ठीक है, तो बोल रहा है कि प्योर फॉर्म में अगर इनको कंसीडर किया जाए तो ये कलरलेस है, लेकिन अगर एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड है तो ये सनलाइट के साथ एक्सपोज्ड होने पे ऑरेंज और वायलेट कलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। दे आर जनरली they generally possess pleasant odor, they generally possess pleasant odor, they generally possess pleasant odor, they generally possess pleasant odor. थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, थर्ड पॉइंट लिखो। लिखो द लोअर मेंबर्स, the lower members, the lower members, the lower members such as, the lower members such as methyl chloride, methyl chloride, methyl bromide, methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride, ethyl chloride, and various chlorofluoromethanes, and various chlorofluoromethanes, and various chlorofluoromethanes are gases at room temperature, are gases at room temperature, are gases at room temperature. आगे लिखो higher members, higher members, higher members are either liquids or solids, higher members are either liquids or solids at room temperature. Higher members are either liquids or solids at room temperature. Next point लिखो, next point, alkyl halides, alkyl halides, alkyl halides are, alkyl halides are polar molecules, alkyl halides are polar molecules
Alkyl halides are polar molecules due to electronegativity difference. Due to electronegativity difference between carbon halogen bond. Between carbon halogen bond. Due to electronegativity difference between carbon halogen bonds. आगे लिखो बेटा, डायपोल मोमेंट ऑफ monohalogenated alkane. Dipole moment of monohalogenated alkane. Dipole moment of monohalogenated alkane lie in the range of 1.6 dBi to 2.15 dBi. मोनोहैलोजिनेटेड एल्कीन का जो डायपोल मोमेंट है वो 1.6 dBi से 2.15 dBi की रेंज में लाई करता है। ठीक है, 1.6 dBi से 2.15 dBi की रेंज में लाई करता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपने देखा था, मैंने एनसीईआरटी में ही पीछे जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे आपको बताया था कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट, अगर हम मिथाइल हैलाइड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट मिथाइल क्लोराइड का होता है, फिर मिथाइल फ्लोराइड है, फिर मिथाइल ब्रोमाइड है और फिर मिथाइल आयोडाइड है। अगर डायपोलमेंट का ऑर्डर को कंसीडर करें तो मिथाइल क्लोराइड का डायपोलमेंट सबसे ज्यादा, फिर मिथाइल फ्लोराइड, फिर मिथाइल ब्रोमाइड, फिर मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एबनॉर्मल ट्रेंड क्यों ऑब्जर्व हो रहा है। एबनॉर्मल ट्रेंड यहाँ पे इसलिए ऑब्जर्व हो रहा है क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के कंपेयर में काफी बड़ा होता है। तो जो साइज फैक्टर है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को डोमिनेट कर जाता है अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो। वैसे एक्सपेक्टेड था ज्यादा डायपोलमेंट मिथाइल फ्लोराइड का, बट एक्चुअल में मिथाइल क्लोराइड का डायपोलमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इवन दो alkyl halides are polar molecules, still they are insoluble in water. They are insoluble in water. आगे लिखो, this is due to the fact that they can neither form hydrogen bond with water. They can neither form hydrogen bond with water. They can neither form hydrogen bond with water. Nor they can break the hydrogen bond present in water. Nor they can break the hydrogen bond present in water. Nor they can break the hydrogen bond present in water. इसका मतलब एक बात याद रखना कि एल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, एल्काइल हैलाइड वाटर में
या तो स्पेरिंगली सॉलेबल होंगे या इनसॉलेबल होंगे। स्पेरिंगली सॉलेबल मतलब बहुत कम सॉलेबल होंगे या इनसॉलेबल होंगे। और उसके पीछे वजह यह है कि वो न तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं और न ही वो वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इससे एक बात और समझ में आती है कि कौन सा कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा। तो बोल रहा है कि वाटर के अंदर वो कंपाउंड सॉल्युबल होगा जो या तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड या उससे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कर सके या वो वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो एल्काइल हैलाइड ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। वाटर में कौन सॉल्युबल होगा, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा? ठीक है, तो वाटर में वही कंपाउंड सॉल्युबल हो सकता है जो या तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए या उससे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करे या वो वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करे। एल्काइल हैलाइड न तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है और न ही वो वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाता है, इसलिए वो वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये तो सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। और यहां पे भी आप एक बात बोल सकते हो कि ये वाटर में तो इनसॉल्युबल है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। तो इस बात को नोट कर लेना इसी पॉइंट में, दे आर फ्रीली सॉल्युबल, दे आर फ्रीली सॉल्युबल, they are freely soluble in organic solvent, they are freely soluble in organic solvent, like they are freely soluble in organic solvent like alcohol, ether, carbon tetrachloride, benzene, etc. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में ये स्पेरिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये तो इनकी सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो एक बार इसको एनसीईआरटी से भी इसकी रीडिंग लगाते हैं। तो जरा देखो क्या गिवन है यहाँ पे। ये सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट लास्ट में दिया हुआ है। तो देखो इसमें बोल रहे हैं कि द हैलो एल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, the haloalkanes are only very slightly soluble in water. In order for a haloalkane to dissolve in water, energy is required to overcome the attractions between the haloalkane molecule and break the hydrogen bonds between water molecules. भाई देखो, एल्काइल हैलाइड वाटर के अंदर डिसॉल्व होना चाहता है, तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? पहले प्योर एल्काइल हैलाइड था, तो वहां पे एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व कराना है, तो वाटर और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। इधर एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के बीच में जो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर नया इंटरेक्शन ऑब्जर्व होगा। नया इंटरेक्शन क्या ऑब्जर्व होगा? एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में न्यू इंटरेक्शन ऑब्जर्व होगा। तो ओल्ड इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और न्यू इंटरेक्शन जब ऑब्जर्व होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो अगर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फिर तो नया इंटरेक्शन ऑब्जर्व होगा, मतलब कंपाउंड उस सिस्टम में डिसॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पे बोल रहे हैं कि द हैलोएल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इन ऑर्डर फॉर अ हैलोएल्केन टू डिसॉल्व इन वाटर, energy is required to overcome the attractions between the haloalkane molecules and break the hydrogen bond between water molecules. Less energy is released when new attractions are set up between the haloalkane and the water molecules.
as these are not as strong as the original hydrogen bonds in water. तो जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके कंपेयर में एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन ऑब्जर्व होता है वो वीक होता है। तो इस वजह से बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में तो ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हुई, लेकिन जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बाद में एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में फॉर्म हो रहा है उसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। तो इस वजह से एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहता। तो एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोएल्केन्स इन वाटर इज लो। However, haloalkanes tend to dissolve in organic solvents because the new intermolecular attractions between haloalkanes and solvent molecules have much the same strength as the ones being broken in the separate haloalkane and solvent molecules. तो आप देखो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये फ्रीली सॉल्युबल है। क्या है वजह इसकी? बोल रहा है कि जितना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन पहले था वैसा ही इंटरैक्शन बाद में भी ऑब्जर्व होता है। ठीक है, जैसा इंटरैक्शन पहले था ऑलमोस्ट उतना ही स्ट्रेंथ का इंटरैक्शन बाद में भी ऑब्जर्व होता है। तो इस वजह से ये जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, बट वाटर जैसे सॉल्वेंट में मतलब पोलर सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं होता। पोलर सॉल्वेंट मतलब स्पेशली वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट तो एल्कोहल भी है, बट एल्कोहल के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते। तो ये सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट पूरा अच्छे से समझ में आ गया बेटा? कंपैरेटिवली अगर हम आरएफ को देखें तो आरएफ जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल की कैटेगरी में ही आता है। एल्काइल फ्लोराइड भी वो स्पेरिंगली सॉल्युबल की कैटेगरी में ही आता है। अगर बाकी एल्काइल हैलाइड के कंपेयर में अगर देखा जाए तो वो ज्यादा सॉल्युबल है। तो ये तो बात हो गई सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, अब इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड is much higher. The melting and boiling point of alkyl halide is much higher than that of the melting and boiling point of alkyl halide are much higher than that of alkane, than that of alkane of comparable molecular masses, of comparable molecular masses. This is due to the this is due to their polar character. This is due to their polar character. This is due to their polar character, as well as this is due to their polar character, as well as stronger van der Waal interaction, as well as the stronger van der Waal interaction. तो बोल रहा है कि जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एल्केन से काफी ज्यादा होगा, क्योंकि एल्केन जो है वो नॉन पोलर होता है और अगर हम एल्काइल हैलाइड को कंसीडर करें तो वो पोलर होता है। तो पोलर होने की वजह से यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन वो स्ट्रांग होता है।
प्लस बोल रहा है कि यहाँ पे वॉन्डरवाल फोर्सेस भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मतलब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एल्केन से काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो क्या ट्रेंड ऑब्जर्व होता है? तो आप इस बात को नोट करो, लिखो, फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप, फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप, boiling point of alkyl halide, for a given alkyl group, boiling point of alkyl halide, boiling point of alkyl halide increases, for a given alkyl group, boiling point of alkyl halide increases with increase in, with increase in, with increase in atomic mass of halogen, with increase in atomic mass of halogen। तो इसका मतलब देखो, अगर एल्काइल ग्रुप फिक्स है तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा? एल्काइल फ्लोराइड सबसे कम, एल्काइल क्लोराइड उससे ज्यादा, एल्काइल ब्रोमाइड उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल आयोडाइड का होगा। यहां पे हमने एल्काइल ग्रुप को फिक्स कर रखा है, तो अगर एल्काइल ग्रुप फिक्स है और हैलोजन को हम चेंज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हैलोजन का एटॉमिक मास इंक्रीज करता है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, तो ये ट्रेंड ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ये ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑब्जर्व होगा। अगर आप हैलोजन का एटॉमिक मास इंक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ हैलोजन इज फिक्स्ड, if halogen is fixed, if halogen is fixed, then boiling point increases, then boiling point increases, then boiling point increases with increase in, with increase in number of carbon atoms। If halogen is fixed, then boiling point increases with increase in number of carbon atoms, with increase in number of carbon atoms। तो अब जैसे देखो, अगर हैलोजन को हमने फिक्स कर रखा है तो मिथाइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इथाइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा, प्रोपाइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा, एंड सो ऑन। अगर हैलोजन फिक्स है तो जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो ये ट्रेंड ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो, इफ नंबर ऑफ कार्बन, if number of carbon is fixed, if number of carbon is fixed, then if number of carbon is fixed, then as the number of halogen, as the number of halogen increases, if number of carbon is fixed, then as the number of halogen increases, boiling point also increases, boiling point also increases, boiling point also increases। अब जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं मिथाइल क्लोराइड को, डाइक्लोरोमीथेन को, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड,
ठीक है, तो अगर आप इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखोगे तो ये ऑर्डर ऑब्जर्व होते हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर कार्बन का नंबर सेम है, हैलोजन का नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। अगर कार्बन का नंबर सेम है, हैलोजन का नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो among isomeric alkyl halide, among isomeric alkyl halide, among isomeric alkyl halide, boiling point decreases with the increase in branching, with the increase in branching, with the increase in branching, boiling point decreases with the increase in branching। तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा अगर हम आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स को कंसीडर करें। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होगा बेटा? ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज करता है? इफेक्टिव पैकिंग नहीं हो पाएगी सर, अगर वो शुद्ध एल्काइल ना ना ना, ये एक्सप्लेनेशन, हाँ सरफेस एरिया वाला एक्सप्लेनेशन सही है। वो पैकिंग एफिशिएंसी की जो बात कर रहे हो बेटा, उसका इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने पे सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वॉन वॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन को, 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, और हमारे पास है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और हमने कंसीडर किया है, नहीं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड तो ये होगा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड था। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसको बोलेंगे, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है, और हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक, और हम कंसीडर करें टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बता सकते हो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? ये 4 आइसोमेरिक कंपाउंड है, ये 1 2 3 4 ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, इस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये 1 केल्विन ज्यादा होता है इसके कंपेयर में। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर है,
ठीक है, सबसे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग यहाँ पे है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक है, और सब यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इन दोनों की अगर बात करें तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1 केल्विन ग्रेटर होता है इन कंपेयर टू सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू भी बता देता हूं। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट 342 केल्विन होता है, 342 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 341 केल्विन। ठीक है, और जो ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 केल्विन, और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी कम होता है, 324 केल्विन। तो ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, देन सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और सबसे कम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब बताते हैं इनके डेंसिटी का वेरिएशन कैसा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड is generally less, density of alkyl halide, density of alkyl chloride, alkyl halide नहीं, alkyl chloride is generally less than that of water, generally less than that of water, whereas bromides and iodides, whereas bromides and iodides are heavier than water, whereas bromides and iodides are heavier than water, whereas bromides and iodides are heavier than water. अब इसमें देखो एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये तो मोनोक्लोरोएल्केन की बात हुई। मोनोक्लोरोएल्केन की डेंसिटी जनरली वाटर की डेंसिटी से कम होती है, लेकिन जो पॉलीक्लोरोएल्केन है, पॉलीक्लोरोएल्केन आर ऑलवेज हैवियर देन वाटर। तो इस बात को लिख लो, पॉलीक्लोरोएल्केन आर ऑलवेज हैवियर देन वाटर। Polychloroalkane are always heavier than water. Polychloroalkane are always heavier than water. ठीक है, लिख लो, and their density increases with increase in number of halogen atom, with increase in number of halogen atom, and their density increases with increase in number of halogen atom. तो अब देखो, अगर एल्काइल ग्रुप फिक्स है और हैलोजन जो है वो चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी का ऑर्डर ये होगा, एल्काइल फ्लोराइड की डेंसिटी सबसे कम, एल्काइल क्लोराइड की डेंसिटी उससे ज्यादा, एल्काइल ब्रोमाइड की डेंसिटी उससे ज्यादा, और एल्काइल आयोडाइड की डेंसिटी सबसे ज्यादा। अगर क्या है, अगर एल्काइल ग्रुप फिक्स है और हैलोजन चेंज हो रहा है, तो ये डेंसिटी का ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। एल्काइल ग्रुप फिक्स है, हैलोजन चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन फिक्स है और हैलोजन का नंबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेंसिटी का ऑर्डर ये है। मिथाइल क्लोराइड
की डेंसिटी सबसे कम, डाइक्लोरोमीथेन की डेंसिटी उससे ज्यादा, क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी और ज्यादा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी सबसे ज्यादा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा और कौन वाटर के अंदर सबमर्ज कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो अब उसमें 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि जो मोनोक्लोरोएल्केन होते हैं और एल्काइल फ्लोराइड, मोनोक्लोरोएल्केन और एल्काइल फ्लोराइड ये वाटर से लाइटर होते हैं, लेकिन पॉलीक्लोरोएल्केन, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड दे आर ऑलवेज हैवियर देन वाटर। ठीक है, दे आर ऑलवेज हैवियर देन वाटर। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये डेंसिटी का डिस्कशन क्लियर हो गया बेटा? डेंसिटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? मैंने ये बोला यहाँ पे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कंपाउंड वाटर सरफेस पे फ्लोट करेंगे और कौन वाटर के अंदर सबमर्ज कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा, तो ऑब्वियसली वो फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी। तो वाटर से कम डेंसिटी किसकी होती है? मोनोफ्लोरोएल्केन एंड मोनोक्लोरोएल्केन ये वाटर से लाइटर होते हैं। बाकी जो एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड और पॉलीक्लोरोएल्केन है ये वाटर से हैवियर होते हैं। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एल्काइल हैलाइड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन फिनिश हो गया। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो इसमें नोट करो, लिखो एल्काइल हैलाइड मेनली अंडरगो, एल्काइल हैलाइड मेनली अंडरगो, एल्काइल हैलाइड मेनली अंडरगो in following type of chemical reaction, in following type of chemical reaction, in following type of chemical reaction. Number 1, nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Number 2, elimination. Elimination. Number 3, reaction with metal. Reaction with metal. Number 4, reduction. ठीक है, रिडक्शन। तो ये कॉमन रिएक्शंस हैं जो एल्काइल हैलाइड के अंदर ऑब्जर्व होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विथ मेटल एंड रिडक्शन। तो एलिमिनेशन का तो पूरा डिटेल हम लोग पहले देख चुके हैं एल्कीन में। ठीक है, एलिमिनेशन का कंप्लीट डिस्कशन एल्कीन में हो चुका है। हमें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना है
मेटल के साथ जो इनकी रिएक्शन है, इनमें से कुछ रिएक्शन ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है। जैसे अगर आप मेटल के साथ इनकी रिएक्शन को देखो तो उसमें वुड्स रिएक्शन आ जाती है। अगर मेटल के साथ इनको रिएक्ट कराया जाए तो वुड्स रिएक्शन उसमें आ जाती है, ठीक है। और उसके साथ अगर आप देखो तो फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन जो बताया था, वो भी मेटल रिएक्शन विथ मेटल में ही उसको हम कंसिडर करेंगे। कुछ और रिएक्शंस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड मैं आपको एल्केन में पहले ही बता चुका हूं, एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो डिस्कशन होगा वो रिपीटेड डिस्कशन होगा। रिएक्शन विथ मेटल में थोड़ी बहुत नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एलिमिनेशन पूरा ही डिस्कस हो चुका है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अब हम लोग यहाँ पे इसी पे मेनली फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नोट करो बेटा इसके बारे में, लिखो इफ अ पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट, if a part of substrate, if a part of substrate gets replaced by, if a part of substrate gets replaced by nucleophilic part of the reagent, nucleophilic part of the reagent, if a part of substrate gets replaced by nucleophilic part of the reagent, then reaction is termed as, then reaction is termed as nucleophilic substitution. Then reaction is termed as nucleophilic substitution. Then reaction is termed as nucleophilic substitution. आगे लिखो, in nucleophilic substitution, in nucleophilic substitution, in nucleophilic substitution, substrate involved, in nucleophilic substitution, substrate involved, in nucleophilic substitution, substrate involved is either neutral, is either neutral or positively charged. In nucleophilic substitution, substrate involved is either neutral or positively charged, and reagent involved, and reagent involved, and reagent involved is either neutral or negatively charged, and reagent involved is either neutral or नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बोल रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है यहाँ पे वो कैसा होना चाहिए, या तो वो न्यूट्रल होना चाहिए या वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, और जो रिएजेंट इन्वॉल्व है वो या तो न्यूट्रल होना चाहिए या नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो कई सारे कॉम्बिनेशन सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बन जाते हैं। जैसे एक पॉसिबिलिटी ये है, न्यूट्रल सबस्ट्रेट लिया, ठीक है, न्यूट्रल सबस्ट्रेट लिया, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिया, न्यूट्रल सबस्ट्रेट, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। यहां पे नेट चार्ज 0 है, इधर भी नेट चार्ज 0 है। दूसरा केस, न्यूट्रल सबस्ट्रेट लिया और चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल लिया, ये सबसे कॉमन केस है। न्यूट्रल सबस्ट्रेट, चार्ज न्यूक्लियोफाइल।
ये सेकंड केस मोस्ट कॉमन है। और क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिवली चार्ज सबस्ट्रेट एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। Positively charged substrate and charged nucleophile. कुल मिलाकर के सबस्ट्रेट और रिएजेंट के ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट के ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्लियर हुआ बेटा? अब देखो बात आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को गवर्न करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें लिखो बेटा, देखो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन depends upon, rate of nucleophilic substitution depends upon following factors. Rate of nucleophilic substitution depends upon following factors. Number 1, first factor है structural feature, structural feature of substrate molecule. Structural feature of substrate molecule. Number 2, nature and concentration of nucleophile. Nature and concentration of nucleophile. थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफ्यूज। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफ्यूज। एंड फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट। तो ये कुल मिलाकर के 4 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को गवर्न करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफ्यूज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, क्योंकि आगे पूरा मैकेनिज्म जो है ना वो इन्हीं पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना आपको। तो फर्स्ट फैक्टर को कंसीडर करते हैं, लिखो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल।
structural feature of substrate molecule. Structural feature of substrate molecule. तो इसमें लिखो पॉइंट वाइज. फर्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रांचिंग प्रेजेंट एट अल्फा और बीटा कार्बन. ब्रांचिंग प्रेजेंट एट अल्फा और बीटा कार्बन. ब्रांचिंग प्रेजेंट एट अल्फा और बीटा कार्बन of the substrate with respect to nucleofuse. With respect to nucleofuse. With respect to nucleofuse. Decreases its reactivity. Decreases its reactivity. Decreases its reactivity towards SN2 mechanism. Decreases its reactivity towards SN2 mechanism. Decreases its reactivity towards SN2 mechanism because of increase in न्यूक्लियोफ्यूज. बेटा बोलते हैं सबस्ट्रेट के उस पार्ट को, न्यूक्लियोफ्यूज सबस्ट्रेट के उस पार्ट को बोला जाता है जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने पे रिप्लेस होता है. जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो जो पार्ट वहां से रिमूव होता है उसको न्यूक्लियोफ्यूज बोलते हैं. ऐसे ही इलेक्ट्रोफ्यूज भी डिफाइन किया जाता है. इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पे जो पार्ट रिप्लेस होता है फ्रॉम सबस्ट्रेट उसको इलेक्ट्रोफ्यूज बोलते हैं. तो क्या लिखा, लास्ट लाइन क्या थी? लास्ट लाइन चिराग. So branching present at alpha or beta carbon of the substrate with respect to nucleophile decreases its reactivity towards SN2 mechanism because increase in because increase in steric hindrance. Because of increase in steric hindrance. Because of increase in steric hindrance. क्योंकि ये जो ब्रांचिंग आप क्रिएट कर रहे हो अल्फा और बीटा कार्बन पे, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करती है. इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ऑब्जर्व होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी रिएक्टिविटी को SN2 के टूवर्ड्स डिक्रीज कर देगा. ठीक है, SN2 के टूवर्ड्स इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा. तो आप अगर एनसीईआरटी को देखो तो एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है इसी को एक्सप्लेन करने के लिए. ये इन्होंने डिस्कस किया है. आप देखो ये SN2 को आगे डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर SN2. और इसमें इन्होंने आगे नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम बना करके एक्सप्लेन किया है 4 केसेस को: मिथाइल सब्सट्रेट, इथाइल सब्सट्रेट, आइसोप्रोपाइल सब्सट्रेट एंड टर्शरी ब्यूटाइल सब्सट्रेट. मिथाइल सब्सट्रेट के केस में वहां पे मिथाइल के साथ लिखा हुआ 30, ब्रैकेट में 30 लिखा हुआ. इथाइल के केस में 1, आइसोप्रोपाइल के केस में आप देखो 0.02 लिखा हुआ है और टर्शरी ब्यूटाइल के केस में 0 लिखा हुआ है. ये आप इसको देखो, ये इंफॉर्मेशन है ये इस पेज पे. ये देखो मिथाइल के केस में 30 लिखा हुआ है, इथाइल के केस में ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, आइसोप्रोपाइल में 0.02 लिखा हुआ है और टर्शरी ब्यूटाइल के केस में 0 लिखा हुआ है. ठीक है. अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज क्या सिग्निफाई करती है?
ये न्यूमेरिक वैल्यूज ये सिग्निफाई करती हैं कि इथाइल सब्सट्रेट तो रेफरेंस है, इथाइल सब्सट्रेट को हमने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। तो अगर इथाइल सब्सट्रेट की रिएक्टिविटी 1 है, उसको हमने रेफरेंस माना है, तो उसके कंपेयर में जो मिथाइल सब्सट्रेट होगा वो 30 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसकी रिएक्टिविटी 30 गुना ज्यादा होगी। किसके कंपेयर में? इथाइल सब्सट्रेट के कंपेयर में। और जो आइसोप्रोपाइल सब्सट्रेट है वो कम रिएक्टिव है। कितना कम रिएक्टिव है? उसकी रिएक्टिविटी को अगर कंसीडर करें तो वो क्या है? उसकी रिएक्टिविटी है 0.02 टाइम्स इथाइल सब्सट्रेट, मतलब इथाइल सब्सट्रेट से वो कम रिएक्टिव है। और टर्सरी ब्यूटाइल सब्सट्रेट की रिएक्टिविटी 0 बता रहे हैं, इसका मतलब टर्सरी ब्यूटाइल सब्सट्रेट किसी भी कंडीशन में SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये बात यहां से समझ में आती है। तो हम इसको एक टेबल के फॉर्म में नोट कर लेते हैं, ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन के साथ। तो देखो यहां पे क्या है, हमने सब्सट्रेट कंसिडर किया है RL, न्यूक्लियोफाइल हमने कंसिडर किया NU नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या बना? RNU, और उसके साथ L नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफ्यूज। ये न्यूक्लियोफ्यूज है। और ये है न्यूक्लियोफाइल। अब देखो हमने क्या किया है बेटा, यहां पे हमने फिक्स रखा है, एक तो L को फिक्स रखा है, मतलब लीविंग ग्रुप फिक्स है, न्यूक्लियोफ्यूज फिक्स है, न्यूक्लियोफाइल फिक्स है, न्यूक्लियोफ्यूज को फिक्स रखा है, न्यूक्लियोफाइल को फिक्स रखा है, सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन फिक्स रखा है, सॉल्वेंट फिक्स रखा है, टेम्परेचर फिक्स रखा है, ठीक है। इन सबको फिक्स रखते हुए चेंज करते हैं एल्काइल को। जो सब्सट्रेट का एल्काइल पार्ट है, एल्काइल पार्ट को हम बदलते जाते हैं। बाकी हमने क्या क्या सेम रखा है? न्यूक्लियोफ्यूज सेम है, न्यूक्लियोफाइल सेम है, सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन सेम है, सॉल्वेंट सेम है, टेम्परेचर सेम। और तब हम ये देखते हैं कि रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो एक टेबल के फॉर्म में आप इसको लिखो। फर्स्ट कॉलम एल्काइल पार्ट ऑफ द सब्सट्रेट, alkyl part of the substrate, and second column relative reaction rate, alkyl part of the substrate, ठीक है, and relative reaction rate। तो alkyl part of the substrate and relative reaction rate को कंसिडर कर रहे हैं। alkyl part of the substrate and relative reaction rate। तो अब इसमें अगर alkyl part of the substrate है इथाइल, अगर हमने इथाइल को कंसिडर किया तो यही रेफरेंस है, तो रिलेटिव रिएक्शन रेट है 1। अगर एल्काइल पार्ट है इथाइल तो रिलेटिव रिएक्शन रेट क्या है? 1। आप देखो अगर हम एल्काइल पार्ट कंसिडर करते हैं मिथाइल तो रिलेटिव रिएक्शन रेट है 30, रिलेटिव रिएक्शन रेट है 30।
अगर एल्काइल पार्ट को हमने कंसिडर किया है एलाइल, एलाइल, तो रिलेटिव रिएक्शन रेट है 40। अगर एलाइल लिया है तो रिलेटिव रिएक्शन रेट है 40, और अगर एल्काइल पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं बेंजाइल, तो रिलेटिव रिएक्शन रेट है 120। रिलेटिव रिएक्शन रेट है 120। इसी तरीके से अगर एल्काइल पार्ट है प्रोपाइल, अगर हमने एल्काइल पार्ट कंसिडर किया है प्रोपाइल, अगर हमने एल्काइल पार्ट कंसिडर किया प्रोपाइल, तो रिलेटिव रिएक्शन रेट है 0.4। रिलेटिव रिएक्शन रेट है 0.4। और अगर एल्काइल पार्ट है सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, तो रिलेटिव रिएक्शन रेट है 0.025, 0.025, 0.025 है। एनसीईआरटी में ये गिवन है 0.02, एनसीईआरटी में 0.02 गिवन है, 0.025 या आप एनसीईआरटी का ही डेटा लिख लो 0.02। और फिर उसके बाद अगर आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल, अब जरा आप सोच करके बताना, यहां पे रिलेटिव रिएक्शन रेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? इसमें ये सब्सट्रेट अगर है, आइसोब्यूटाइल सब्सट्रेट है, तो आइसोब्यूटाइल सब्सट्रेट के केस में जो रिएक्टिविटी होगी वो सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल सब्सट्रेट के कंपेयर में कम होगी या ज्यादा होगी? मोर, मोर, ये सही आंसर है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रिलेटिव रिएक्शन रेट यहाँ पे है 0.03। क्यों ज्यादा है आप समझना, यहाँ पे जो ब्रांचिंग आप जैसे इधर देखो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा तो लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन पे ही ब्रांचिंग है। जबकि इस केस में क्या है, यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप है तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा, बीटा पे ब्रांचिंग। तो अल्फा पे जो ब्रांचिंग होती है वो ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करती है इन कंपेयर टू ब्रांचिंग प्रेजेंट एट बीटा कार्बन। Branching present at alpha carbon creates more steric hindrance than that of branching present at beta carbon। आप इस बात को लिख लो, branching present at alpha carbon creates more steric hindrance, creates more steric hindrance than that of branching present at beta carbon, than that of branching present at beta carbon। अब देखो, अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ब्यूटाइल सब्सट्रेट को,
क्या होनी चाहिए इसकी रिएक्टिविटी? आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल के कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम या ज्यादा? सही है, क्योंकि यहां पे आप देखो, यहां पे अगर बात करें तो ब्रांचिंग जो है ना तो अल्फा पे है ना बीटा पे है। अच्छा, अब ये बताओ कि प्रोपाइल के कंपेयर में क्या होनी चाहिए? प्रोपाइल सब्सट्रेट के कंपेयर में हाँ, स्लाइटली लेस, स्लाइटली लेस। वैसे एक चीज और समझ लेना कि एक तरीके से अगर प्रोपाइल के साथ इसको कंपेयर करें, अगर प्रोपाइल के कंपेयर में इसको कंसिडर किया जाए तो हम यहां पे प्रोपाइल के गामा कार्बन पे ब्रांचिंग क्रिएट करें, गामा कार्बन पे मिथाइल लगा रहे, तो जो हिंड्रेंस है वो अल्फा या बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग क्रिएट करने पे ऑब्जर्व होता है। अगर गामा, डेल्टा और आगे के कार्बन पे अगर आप एल्काइल ग्रुप लगाओगे तो उससे हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम रिएक्टिविटी को कंसीडर करें तो यहां पे रिएक्टिविटी लगभग बराबर होती है। मतलब प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये जितने भी सबस्ट्रेट हैं इनकी रिएक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी। मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल हेक्साइल सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो अगर हम कंसीडर करते हैं इस सबस्ट्रेट को, इसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए? यह है नियोपेंटाइल, ये नियोपेंटाइल सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए? अब तक जितने भी केसेस मैंने डिस्कस किया है उसमें सबसे कम रिएक्टिविटी इसी की होगी। जितने भी केसेस मैंने, जितने भी सबस्ट्रेट कंसीडर किए हैं उनमें सबसे कम रिएक्टिव यही होता है। इसकी रिएक्टिविटी है 10 to the power -5, 10 to the power -5। ठीक है, और अगर हम कंसीडर करते हैं इस सबस्ट्रेट को, टर्सरी ब्यूटाइल, तो अभी आपने देखा था एनसीईआरटी में गिवन है इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है? 0। इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी 0 है। ठीक है, तो ये सारी एनालिसिस से आपको क्या समझ में आ रहा है? इसके बेसिस पे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अल्फा या बीटा कार्बन पे अगर ब्रांचिंग क्रिएट होती है तो उससे हिंड्रेंस ऑब्जर्व होगा, और हिंड्रेंस अगर ऑब्जर्व होगा तो वो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी को SN2 के टूवर्ड्स डिक्रीज करेगा। अल्फा या बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग क्रिएट होने से हिंड्रेंस ऑब्जर्व होता है, और वो हिंड्रेंस क्या करता है? सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी को SN2 के टूवर्ड्स डिक्रीज करेगा। उसमें भी बोल रहे हैं कि अल्फा कार्बन पे ब्रांचिंग से ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट होता है इन कंपेयर टू ब्रांचिंग प्रेजेंट एट बीटा कार्बन। अगर आप ब्रांचिंग को गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन ऑनवर्ड्स अगर आप क्रिएट करते हो तो उससे हिंड्रेंस ऑब्जर्व नहीं होता, इसलिए जो रिलेटिव रिएक्शन रेट होगा वो मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे आप देख रहे हो कि एलाइल और बेंजाइल सब्सट्रेट की जो रिलेटिव रिएक्शन रेट है वो एक्सेप्शनली हाई है, और उसके पीछे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। इसके पीछे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से जो एलाइल और बेंजाइल सब्सट्रेट है ये एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। वैसे एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि एलाइल और बेंजाइल सब्सट्रेट को अगर कंसीडर किया जाए तो इनके लिए सुटेबल मैकेनिज्म जो है वो SN1 है। एलाइल और बेंजाइल सब्सट्रेट के लिए सुटेबल मैकेनिज्म SN1 है, क्योंकि कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर है, तो कार्बोकेटायन बन करके रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहिए। तो आप इसको नोट में लिख सकते हो। इन केस ऑफ benzyl and allyl substrate, in case of benzyl and allyl substrate, in case of benzyl and allyl substrate, suitable mechanism is SN1. Suitable mechanism is SN1. ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, unsaturation present at beta carbon, unsaturation present at beta carbon, unsaturation present at beta carbon or heteroatom containing lone pair of electron, or heteroatom containing lone pair of electron, or heteroatom containing lone pair of electron present on alpha carbon, or heteroatom containing lone pair of electron present on alpha carbon, increases the reactivity of substrate, increases the reactivity of substrate towards SN1 mechanism, increases the reactivity of substrate towards SN1 mechanism. लिख लो, as they stabilize the carbocation intermediate produced, as they stabilize the carbocation intermediate produced. ठीक है, अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास ये सब्सट्रेट है CH2L, यहाँ पे मान लेते हैं NH2 प्रेजेंट है, एक सब्सट्रेट ये है, दूसरा सब्सट्रेट हमने कंसीडर किया CH2L, यहाँ पे OH प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा सब्सट्रेट हमने कंसीडर किया फिनाइल ग्रुप जो कि अटैच है CH2L के साथ। चौथा हमने कंसीडर किया CH2 डबल बॉन्ड CH यानी कि विनाइल ग्रुप जो कि CH2L से अटैच है, और पांचवा हमने कंसीडर किया CH3 CH2L। अब ये हमारे पास सब्सट्रेट है और इन सब्सट्रेट की हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स SN1, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। क्या होनी चाहिए बताओ? इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म।
32145। अच्छा, क्या भाई ये इन्होंने जो ऑर्डर बताया आदित्य ने, क्या ये सही है? अब इसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको जीओसी के कंसेप्ट क्लियर होंगे। जब आपको जीओसी के कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप आंसर कर पाओगे। चलो मैं बताता हूं, ऑर्डर यही है जैसे लिखा हुआ है। फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, यही ऑर्डर रहेगा। क्यों रहेगा? यहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा, SN1 के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, तो कार्बोकेटायन ये बनेगा। अब इस कार्बोकेटायन को ये NH2 अपना +M के थ्रू स्टेबलाइज करता है, और यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पे OH इसको कार्बोकेटायन को अपना +M के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है। इसमें कार्बोकेटायन बनेगा ये वाला, यहाँ पे सिंपल रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिल रही है, और इसमें कार्बोकेटायन बनेगा ये, यहां भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी मिल रही है, और इसमें कार्बोकेटायन बनेगा ये, जिसको हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन को +M इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एरोमेटिसिटी के बाद, एरोमेटिसिटी और बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का जो सपोर्ट है, ये दो फैक्टर्स के बाद कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर कोई फैक्टर देता है तो +M इफेक्ट है। तो इन दोनों में +M इफेक्ट है, जिसमें NH2 का +M OH से ज्यादा होता है। NH2 का +M OH से ज्यादा है, इसलिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, NH2CH2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, देन OH CH2 पॉजिटिव, देन C6H5CH2 पॉजिटिव, देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और सबसे कम CH3CH2 पॉजिटिव। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसलिए ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्लियर हुआ? ये ऑर्डर क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कहां पे? बीटा कार्बन पे। कैसे, जरा देखो, यहां पे बीटा कार्बन किसको बोला जा रहा है? ये है अल्फा और ये है बीटा, तो बीटा कार्बन अनसैचुरेटेड। इसमें देखो, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा कार्बन अनसैचुरेटेड। तो अगर अनसैचुरेशन बीटा कार्बन पे है, या अल्फा कार्बन से कोई हेटेरो एटम अटैच है, अल्फा कार्बन से कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है, अटैच है, जिसपे लोन पेयर है, तो ऐसा सब्सट्रेट ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ऐसे सब्सट्रेट की रिएक्टिविटी SN1 के टुवर्ड्स ज्यादा होती है। तो ये बात यहां पे ऑब्जर्व हो रही है। इसी तरीके से सब्सट्रेट की रिएक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए हम और भी कुछ स्ट्रक्चरल फीचर को कंसीडर करते हैं। अब उन स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में मैं आपको कल के क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, इस वीक में आपका जो टेस्ट होना है वो कंप्लीट हाइड्रोकार्बन का टेस्ट होना है, पूरा हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन सब कुछ पूछा जाएगा।